इसको रिवीजन कर देते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस स्टेटेड। तब भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी थे और इनके काम की वजह से आज भी कांग्रेस को ये चीज सुनना पड़ता है कि देश में इमरजेंसी लगाने वाले कांग्रेस। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने अगर मेरा पहला वीडियो चेक नहीं किया तो एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा। मैंने जूलियस सीजर के ऊपर 2025 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन था उसका हमने एक क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व किया है और उसको डिस्कस किया है। आपको पता चलेगा कि उसमें कितना लेवल का डेप्थ में जाना है, कैसे वो पूरा प्ले को पढ़ना है, और उसमें आपको बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स भी बताए गए हैं। सो आज के लिए मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं जो कि 2025 हिस्ट्री और सिविक्स का है। मगर आज इस वीडियो में हम सिर्फ सिविक्स का पार्ट सॉल्व करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये करना भी कितना आसान है। आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर 30 मार्क सब मिला के पूरे पेपर में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है ऑप्शनल, तो उसको अगर इंक्लूड किया जाए तो 40 मार्क्स के वेटेज आते हैं, बट उसमें से हमें सिर्फ 30 मार्क्स का अटेंड करना होता है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। इस बार 2025 का पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट लिखा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। यहां पे ऑप्शन दिया है लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर। तो क्या है? सबसे पहले यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जवाबदारी होता है इनका, इन लोगों को जवाब देना पड़ता है। किसको जवाब ये लोग देंगे? लोअर हाउस या फिर लोकसभा। ये तो बेसिक पॉइंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। यहां पे कैसे क्वेश्चन गलत आ सकता है देखना, इधर अगर पार्लियामेंट लिखा ऑप्शन में तो ये भी गलत हो जाएगा, राज्यसभा लिखा ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान से लिखना है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा लिखे। यह है पहला पॉइंट। इसके रिलेटेड आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको कुछ दे रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके लोकसभा के अंदर से जो मेजॉरिटी पार्टी जीत रहा है या जो जीता हुआ है, जो सरकार बनाया है, उनके अंदर से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 लोग, 60 से 70 का स्ट्रेंथ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में। दूसरा पॉइंट। अब ये तीसरा पॉइंट क्या है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो 60 से 70 हैं, ये 3 प्रकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। 3 प्रकार क्या क्या? इनमें से एक को कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर पहला प्रकार, इनको सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज या फिर मंत्रालय दिया जाता है। यहां तक ठीक है? तो पहले कौन हो गए? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आते हैं जो सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर, वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को या तो इनके साथ, मतलब कैबिनेट के साथ अटैच किया जाता है, उनके साथ रह के मिनिस्ट्री चलाने को कहते हैं, या फिर इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जाता है। तो ये सेकंड लेवल के मिनिस्टर हो गए। और थर्ड लेवल के मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। तो डेप्यूटी मिनिस्टर को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंसेस में भी आ सकता है क्या, कि डेप्यूटी मिनिस्टर को कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज कभी नहीं मिलता, उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाएगा। जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, या तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ अटैच कर देंगे या तो इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच कर देंगे, बट डेप्यूटी मिनिस्टर को कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। क्लियर है? इजी है। तो यहां पे हमने इसके बारे में 2-3 चीज भी एक्स्ट्रा जाना, तो आई होप ये आपको काम आएगा। इसी तरीके से हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट पे। नेक्स्ट बिट क्या लिखा है? नेक्स्ट बिट यहां पे दिया है कि आपको पर्सन्स लोग का डिटेल दिया है, WXYZ करके नाम दिया है, उनका एज दे दिया है और उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और यहां पे हमें बोला गया है हु इज एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसमें क्या ये टॉपिक डील कर रहा है? ये टॉपिक डील कर रहा है राज्यसभा का क्वालिफिकेशन, मतलब किसी लोग को अगर मेंबर बनना है राज्यसभा का तो आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, देन ये चीज आराम से आप डिटेक्ट कर पाओगे और आंसर पे पहुंच पाओगे। तो एक बार देख लेते हैं कि राज्यसभा के 5 पॉइंट क्या क्या है। तो देखो, मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, उस ट्रिक से याद करना। राज्यसभा का जो क्वालिफिकेशन अगर आपको याद करना है तो 2 कैटेगरी में याद करना, कुछ डूज में और कुछ डोंट्स में। अगेन, डूज एंड डोंट्स का मतलब यहां पे क्या बोला गया, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ पॉइंट्स आपको अपने पास रखना है। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कुछ कुछ क्राइटेरिया आपको मानने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, आपको पोजेस करने पड़ेंगे। और कुछ कुछ चीज है जो आपको पोजेस नहीं करने हैं। अगर नहीं करने वाला भी आपने पोजेस कर लिया देन आप मेंबर नहीं बन सकते। तो जल्दी से देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है, आपके पास ये सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए। इसका उल्टा क्या है? अगर आपके पास नागरिकता नहीं है, जो कि किसी भी तौर से, हम बहुत सारे रास्ते हैं जो हम अपनी नागरिकता खो सकते हैं, 3 रास्ते हैं, हम पढ़ेंगे कभी उस पर। अगर वो 3 रास्ते से अगर आपने वो खो दिया
देन आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कहलाएंगे और आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन पाएंगे। दूसरा चीज क्या है, आपका एज कम से कम आपको यहां पे 30 साल का होना है, ना 29 ना 28 ना 27, 30 या एबव। अगर 30 या एबव हैं तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो ये दो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पे अभी बताया गया है जो कि आपको नहीं रखने हैं। क्या क्या नहीं रखने हैं, यहां पे बोल रहा है कि जैसे आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको होल्ड नहीं करने हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको शॉर्ट में समझेंगे तो आप इतना जाने कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, आइदर सेंटर लेवल में या स्टेट लेवल में। तो मान लीजिए सर अगर किसी के पास वो ऑलरेडी है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, या तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को चूज कर लो या तो राज्यसभा के मेंबर हो जाओ। तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट में और एक चीज क्या लिखा है जो हमें नहीं करना है, हमें बैंकरप्ट या फिर इसको डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट भी कहते हैं, हमें बैंकरप्ट या डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना है। इट मींस अगर आपको लीगल तौर पे बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया है, आपको अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, सो यू कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसी हिसाब से तीसरा और एक पॉइंट क्या है, तीसरा यहां पे पॉइंट है, अगर आप अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिए गए हो। अगेन ये कौन डिक्लेयर करेगा, आपका पड़ोसी नहीं, ये डिक्लेयर करेगा एक कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ये 5 चीज समझ में आ गया, क्या क्या क्वालिफिकेशन कैसा है। अब क्वेश्चन देखते हैं और कैसे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा देखते हैं। तो यहां पे लिखा है W X Y Z, ये 4 लोग हैं और इन 4 लोगों का 2 इंफॉर्मेशन दिया है। एक तो एज में दिया है, एज कितना है, एक जन का 25, एक जन का 45 और दिया है 35 और दिया है 30। इसके साथ में एक एक और एक्स्ट्रा डिटेल भी दिया है। क्या एक्स्ट्रा डिटेल दिया है, एक फेमस जर्नलिस्ट है, ठीक है, एक जन इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, एक जन इंसॉल्वेंट है, ठीक है, और एक जन दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है। सो अनदर कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है। ये 4 चीज दिया है। तो देखो अगर एज के कैटेगरी के हिसाब से हम डिडक्ट करने जाएं, ऑप्शन को हटाने जाएं, तो हमें पता है कि कम से कम 30 साल का होना है। सो 30 से कम, ये 4 में से जो भी है उसको रेस से हटा देंगे। W 30 से कम है तो ये नहीं बन सकता, और कोई 30 से कम है नहीं है। तो सब एज का क्वालिफाई, एज का क्राइटेरिया को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर रहे हैं सिवाय W के। तो W रेस से बाहर। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, सर आपने यहाँ पे अभी कहा था कि यहाँ पे हमें अनसाउंड माइंड या इंसॉल्वेंट नहीं होना है, जिसको हम बैंकरप्ट कहते हैं, करेक्ट। तो बैंकरप्ट तो सर वाई है, एज क्वालिफाई कर रहा है, मगर ये भी है तो इंसॉल्वेंट, तो इसको भी इज्जत से काट देते हैं। 2 जन आउट हो गए, अब 2 ऑप्शन बचा है, एक जन इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक जन दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप लिया है। सर यहीं पे तो आपने पॉइंट बताया था कि इंडिया का सिटीजनशिप होना जरूरी है, तो ये भी दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया। तो हमारा राइट आंसर है नंबर मतलब पर्सन नंबर X। सो ऑप्शन यहाँ पे X कौन सा है, A। समझ में आ गया आपको कैसे, आपको सिर्फ अगर आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं तो एमसीक्यू के अंदर भी जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और मिल रहा है उसको सीखते हुए जाएं, तो जितना आप एमसीक्यू करते जाएंगे उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलते जाएगा। क्योंकि 2 रास्ता होता है, एक एमसीक्यू कर करके सॉल्व करना और इन्फॉर्मेशन लेते रहना, एक पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करना। आइदर ऑफ द वेज दोनों ही सक्सेसफुली काम करता है और दोनों ही आपको फायदा देगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या बता रहा है, एक चीज आप ध्यान से समझना। यहां पे बोल रहा है विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्लीट द फॉलोइंग। सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के बेसिस में कह रहा है, यहां पे पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, पेयरिंग करना है। तो यहां पे ये बोला है कि जैसे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जोड़ी बना है उसका एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट के साथ, इसका मतलब मैं शॉर्ट में लिखूं प्रेसिडेंट प्रेस करके, ठीक है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का, उसमें वो क्या करता है, उसमें वो प्रेसिडेंट को पावर देता है। ये पॉइंट हमें बता रहा है, तो ये जोड़ी वैसा फिट है। अब दूसरा पावर क्या दिया है, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू और उसमें जाने की जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो इतना आप समझना कि जब कभी भी कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अगर ये दोनों अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऑर्डर दिए हैं या कुछ कानून बनाए हैं, तो तब जुडिशियल रिव्यू के तहत इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये है। तो उस बेसिस में हम ऑप्शन देखते क्या है, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, नहीं। रिव्यू द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, नॉट एट ऑल। रिव्यू द लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट, यस। रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट को वो रिव्यू नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, या मान लो कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर ऑर्डर दिया है, अगर यहां लिखा होता है एग्जीक्यूटिव स्पेसिफिक, क्या एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऑर्डर दिया है
उस पर ये कार्रवाई कर सकता है, मगर गवर्नमेंट यहां पे कैसे एडमिनिस्टर कर रहा है उस पर दखल अंदाजी नहीं करेगा। पर तो ऑप्शन होता है सी कि कभी भी, मैंने जैसे कहा, लेजिस्लेटिव लोग कोई भी अगर लॉ ऐसे लाए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको अल्ट्रा वायरस कर देगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है सो कैरी ऑन। में आपको एक डायग्राम दिया है, एक बढ़िया सा फोटो दिया है, और उस बढ़िया सा फोटो में एक बेचारा आदमी वहां पे मिडिल में खड़ा हुआ है, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में दो ग्रुप के लोग हैं और दोनों ही स्पीच चला रहे हैं। यहां पे लिखा है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर, in case of a similar unruly situation in the Lok Sabha, choose the action that may be taken by the speaker। इस सिचुएशन के हिसाब से स्पीकर को क्या लेना चाहिए, इसमें ज्यादा डिबेट करना ही नहीं है। इसमें यह है कि झगड़ा कर रहे हैं तो वहां पे वो एक्शन लेंगे। बट ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें जो चारों बिट हैं, चारों बिट आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो आइए एक बार हम जान लेते हैं वो 4 बिट क्या है और क्या वो बता रहा है। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट में लिखा है, मैं यहां पे आपको लिखता हूं। यहां पे सबसे पहला ऑप्शन लिखा है, ये है बिट नंबर 4, तो बिट नंबर 4 मैंने यहां पे डाल दिया। अब यहां पे एक अच्छा चीज क्या बताया गया, देखिए यहां पे लिखा है एडजर्न द हाउस फॉर द लैक ऑफ कोरम। अगर कोरम नहीं है तो घर को एडजर्न कर देना। इस पॉइंट को सॉल्व करते समय हमें एक चीज ये भी पता चलेगा कि कोरम होता क्या है, तो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कोरम? तो कोरम का मतलब होता है, इसको अगर डिफाइन किया जाए, सो कोरम क्या है, इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय ईच हाउसेस टू फंक्शन और टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द हाउस। मतलब कम से कम नंबर उस घर को चाहिए उस घर का काम आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए सर कि वो कम से कम नंबर क्या होता है, क्या उसका कुछ फिक्स क्राइटेरिया है? बिल्कुल है। वो नंबर क्या है? वो नंबर होता है 1/10 ऑफ द हाउस। मतलब 1/10 मेंबर, टोटल हाउस के जितने मेंबर्स हैं उसके 1/10 मेंबर अगर हैं, कम से कम मिनिमम उनका अटेंडेंस है, तो काम आगे बढ़ेगा। इसका मतलब, तो सर अगर 1/10 मेंबर है तो लोकसभा का 1/10 और राज्यसभा का 1/10 तो दोनों का अलग होगा। एग्जैक्टली तो लोकसभा का यहां पे 1/10 होता है 55 और राज्यसभा का 1/10 होता है 25। ये इंफॉर्मेशन भी हमें एक्स्ट्रा जान के रखना है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लोकसभा में यहां कम से कम 55 मेंबर नहीं हुए तो स्पीकर वो मीटिंग को एडजर्न कर देंगे। उसी हिसाब से अगर राज्यसभा में 25 मेंबर से कम रहे तो वहां पे उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो उस घर को एडजर्न कर देंगे। तो ये वो ऑप्शन है, एडजर्न द हाउस फॉर द लैक ऑफ कोरम। क्या यहां पे कहीं भी कोरम का ऑप्शन कुछ बता रहा है? नो, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बट पहला ऑप्शन हमें कोरम के बारे में सिखा गया। ठीक है, व्हाट इज कोरम? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट और टू स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इन केस ऑफ लोकसभा इट इज 55, इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज 25। द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज द पावर टू अडजर्न द हाउस। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है? डिसॉल्व द लोकसभा। तो देखो ये जो सेकंड ऑप्शन लिखा है कि लोकसभा को यहां पे डिसॉल्व करना, एक चीज आप जान लेना, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ये पावर स्पीकर के पास रहता ही नहीं है किसी भी हालत में। ये पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का है, वो भी कंडीशन अप्लाई। तो क्लियर है? तो इस क्वेश्चन रिलेटेड ये पावर भी स्पीकर के पास नहीं है। तीसरा यहां पे क्या ऑप्शन दिया है? अभी यहां से हमने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया है, या तो आंसर सी से होगा या तो आंसर डी से होगा। हमें तो ऑलरेडी पता है क्या है, बट हम तो इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो ऑप्शन से भी हम कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाएं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखा है एडजर्न द हाउस फॉर द लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर घर में डिसिप्लिन किसी भी तौर में नहीं हो रहा है, मान लो कुर्सी फेंक रहे हैं, लड़ाई वड़ाई चल रहा है, तो ये लोकसभा में या राज्यसभा में दोनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर रहता है कि अगर घर में मीटिंग हो रहा है और उसके दौरान दल लोग, मेंबर्स लोग आपस में लड़ने लगे, डिस्कस करने लगे, पेपर फेंकने लगे, बहुत ज्यादा केओस होने लगा, सिचुएशन केओटिक होने लगा, उस केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर रहता है कि वो उस घर को एडजर्न कर दे। तो यहां पे जो लिखा है एडजर्न द हाउस फॉर द लैक ऑफ डिसिप्लिन, इस फोटो में भी कुछ उसी तरीके से हो रहा है। सो हमें तो आंसर मिल चुका है, आंसर नंबर सी। बट एक बार नंबर आंसर डी को भी देख लेते हैं, क्योंकि डी भी आपको कुछ सिखा के जाएगा। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है। वो है डिस्क्वालीफाई द मेंबर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहां पे एडीएल या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज हैं, बट अगर कॉमन टर्म्स पे समझें, जितना आपके सिलेबस में अगर उतना समझें, अगर एक पर्सन एक पॉलिटिकल पार्टी से मान लो वो बिलोंग कर रहा है, ठीक है, उसी पॉलिटिकल पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गया, बाद में अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इसने अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ज्वाइन कर लिया, कोई सा भी पॉलिटिकल पार्टी हो, यहां पे मैंने आईएनसी लिखा है, तो उसको एंटी डिफेक्शन कहा जाएगा। क्लियर है? अब एंटी डिफेक्शन मतलब पार्टी बदलना, दल बदलू जो कहते हैं,
पार्टी अगर बदले उसके ऊपर नियम कानून है, कार्रवाई भी होता है, ठीक है। और ये पावर, एक चीज एक्स्ट्रा जान ले, हाँ, कि एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड जितना भी कोई भी पावर रहता है वो पावर स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में रहता है। ये चीज जान ले, क्वेश्चन में आ सकता है कि हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ एंटी डिफेक्शन। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट 2 बिट के और, जो कि एमसीक्यू में सिविक्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखा है इफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज पास्ड इन लोकसभा, यहां पे एडजर्नमेंट मोशन का बात कर रहा है। अगर लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन पास होता है तो क्या क्या होगा? ऑप्शन ए, द लोकसभा विल बी डिसॉल्व्ड। ऑप्शन नंबर बी, द हाउस विल डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट एंड्स द सेशन। या ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नमेंट विल फॉल। ऑप्शन एकदम इजी है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यहां पे घर एक इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करता है और वो इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए एडजर्नमेंट मोशन पास किया जाता है। सो एडजर्नमेंट मतलब, अब यहां पे देखिए मैं शॉर्ट, एडजर्नमेंट मतलब कि कोई भी, देखिए इसमें 2 एलिमेंट है, कोई भी घर का जो नॉर्मल काम चल रहा है उस नॉर्मल काम को हम सेट असाइड कर देंगे, उसको हम साइड में रख देंगे कि भाई ये बात जो घर का काम चल रहा है, जो कि लॉ बनाना है, उसको हम बाद में करेंगे, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मगर अभी इस प्रेजेंट टाइम में हमें जरूरी यह है कि कोई अर्जेंट इमरजेंसी वाले टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। तो उस अर्जेंट इमरजेंसी डिस्कस करने के लिए वहां पे हम एडजर्नमेंट मोशन को लिया जाता है। ये जो एडजर्नमेंट मोशन है, ये एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दिया जाता है, राज्यसभा को नहीं। ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है एडजर्नमेंट मोशन लाना, राज्यसभा के पास नहीं। दूसरा चीज, इस एडजर्नमेंट मोशन को लाने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट हमें चाहिए। 50 मेंबर्स का सपोर्ट हमारे पास अगर आ गया देन हम एडजर्नमेंट मोशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है, जो कि आराम से आ सकता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और, अब आप एडजर्नमेंट जान गए हैं तो इसके रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट साइन डाई, यह आप बहुत बार सुने होंगे। तो इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, आपको इजी जानने में काम होगा। देखिए हमें तो यहाँ पे पता है कि जो भी पार्लियामेंट का इनका सेशन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्लियामेंट सेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब में है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर भी मैं इसको यहाँ पे दोबारा बता दे रहा हूँ। तो सेशन हमारा 3 में डिवाइड होता है, दैट इज बजट सेशन, दैट इज मॉनसून सेशन, दैट इज विंटर सेशन। यहाँ तक हमें पता है एक बजट सेशन है, अभी जो आने वाला है इंडिया में मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, यहाँ तक ठीक है। कब कौन सा टाइम में जाता है वो उस वीडियो में लिखा है, इंफॉर्मेशन जान लीजिएगा। तो ये 3 सेशन है। अब एक चीज याद रखिएगा, इन तीनों सेशन में ये कुछ कुछ महीनों तक चलते हैं सेशन, फिर गैप होता है, कुछ महीने तक चलते हैं, फिर गैप होता है, और कुछ महीने तक चलते हैं। ऐसे 1 साल में ये रोटेट होते हैं। अब जो कोई भी एक सेशन ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं बजट सेशन ले रहा हूं, ये एक सेशन कई अलग अलग मीटिंग्स में डिवाइड होगा, क्योंकि एक सेशन में बहुत बार मीटिंग्स करने पड़ेंगे। सो यहां पे मान लेते हैं वो मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4 है, M4। तो यहाँ पे मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, मीटिंग 4, मतलब अलग अलग दिन में मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का मतलब क्या है कि पर डे एक एक मीटिंग किया जाएगा, ये पर डे का बात होता है, एक एक दिन में। सो पर डे मीटिंग्स होते हैं। सर यहाँ तक तो क्लियर है कि पूरा साल में इनका सेशंस होता है, एक सेशंस में बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं। एक दिन का जो भी मिलना होता है उसको मीटिंग कहते हैं, और पर डे का मीटिंग 2 सिटिंग्स में डिवाइडेड है। पर डे का मीटिंग 2 सिटिंग्स में डिवाइडेड है, ये बात आप नोट कर लें। और ये 2 सिटिंग का अलग अलग टाइम होता है। कितना टाइम होता है? सुबह 11 बजे से दोपहर का 1 बजे तक, फिर इन लोग 1 घंटा लंच वगैरह का इनका टाइम रहता है, फिर 2 बजे दोपहर से लेके 6 बजे तक ये इनका सिटिंग होता है। तो सर आप ये हमें क्यों बता रहे हैं? ये तो हमें पता है, या तो हम एक नया चीज जाने, ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी में एक चीज छुपा है। क्या? मान लेते हैं कि इन्हीं 2 मीटिंग चल रहा है, ये 2 मीटिंग में से कोई सा भी एक मीटिंग चल रहा है। अभी जैसे टाइम देख रहे हैं तो अभी मान लेते हैं ये वाला मीटिंग चल रहा होगा, ठीक है, पोस्ट लंच का मीटिंग चल रहा है। और यहाँ पे ये घर का जब टाइम खत्म हो गया, डिस्कशन हमने कर दिया, डिस्कशन करने के बाद में हमें जब पता चलेगा कि हमें नेक्स्ट मीटिंग कब करना है, तो अगर नेक्स्ट मीटिंग जब भी हमें करना है
और नेक्स्ट मीटिंग का हमारा टाइम एक कंफर्म है कि हम नेक्स्ट मीटिंग कब करेंगे, वो टाइम कंफर्म है, तब स्पीकर कहते हैं द हाउस इज एडजर्न फॉर टुडे और द हाउस इज एडजर्न टिल एक नेक्स्ट डेट। सो एडजर्नमेंट का मतलब ये होता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस घर को, उसका फंक्शन को एडजर्न कर रहे हैं, पर अगला कब मिलेंगे ये फिक्स है। इसका टोटल उल्टा क्या है, अगर अगला कब मिलेंगे फिक्स नहीं है, या फिर कब तक ये चलेगा या कब हम दोबारा मिलेंगे ये अगर फिक्स नहीं है, तो इसी प्रोसेस को यहां पे कहा जाता है, इसी चीज को कहा जाएगा एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई, समझ में आया एडजर्नमेंट साइन डाई? तो एडजर्नमेंट साइन डाई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप यहां पे समझना वहां एडजर्नमेंट का थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। एडजर्नमेंट में नेक्स्ट मीटिंग कब होगा ये डिसाइडेड है, मगर एडजर्नमेंट साइन डाई में नेक्स्ट कब होगा वो कंफर्म नहीं होता है। मेक सेंस? तो यहां पे समझ में आ गया कि सेशन पे डिवाइडेड होते हैं मीटिंग्स, पर डे के मीटिंग्स डिवाइडेड होता है सिटिंग्स पे, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया तो हम आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? एमसीक्यू का लास्ट पार्ट जो कि सिविक्स में है वो है बिट नंबर 6, और वो बिट नंबर 6 क्या लिखा है, इमरजेंसी रिलेटेड है। विच इमरजेंसी विल बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इफ द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज अंडर थ्रेट। यहां तक ठीक है? यहां पे जब भी इमरजेंसी का बात होगा, जब सो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार का इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हो सकता है। वो 3 प्रकार का इमरजेंसी क्या क्या होता है? वो 3 प्रकार का इमरजेंसी होता है। सबसे पहला इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। एक क्या? नेशनल इमरजेंसी। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, या फिर इसको शॉर्ट में प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो कि होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब देखिए ये तीनों का नाम आपने जान लिया, थोड़ा सा 1-2 इंफॉर्मेशन एडिशनल यहां पे जान लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हम कब डिक्लेयर कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी हम 3 सिचुएशन में डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब इंडिया में जब कभी भी 3 सिचुएशन होगा तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, पर अगर ये 3 में से कोई भी सिचुएशन नहीं हुआ तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो 3 सिचुएशन क्या होता है एक बार देख लेते हैं। 3 सिचुएशन में से पहला सिचुएशन है वॉर। मान लेते हैं कि हम अपने पड़ोसी कंट्री या किसी भी कंट्री के साथ हम वॉर पे घुस गए, तो उस केस में देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगा। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल अग्रेशन। इसका मतलब अगर कोई भी बाहरी ताकत, कोई दूसरा कंट्री ने हम पे अग्रेशन कर दिया, हम पे अटैक कर दिया, हमने डिक्लेयर नहीं किया बट वो लोग अटैक कर दिया हमारे ऊपर, उस केस में भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है। और तीसरा यह है आर्म्ड रिबेलियन, विद्रोह। अगर देश में विद्रोह का परिस्थिति उपज आए या विद्रोह का परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, अगर देश में कभी आर्म्ड रिबेलियन या फिर विद्रोह का परिस्थिति आ जाए, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता है। क्लियर है? तो दिस 3 कंडीशन में ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा, कोई और में नहीं। अब यहां पे अगर कोई राज्य सरकार अपने राज्य को बचा नहीं पाता है तो तब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर माना जाता है, और उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगता है उस पर्टिकुलर स्टेट में। समझ में आया? तो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लग रहा है, कभी कभी कोई इलाका में भी लग सकता है, पर ये नेशनल लेवल पे लगता है ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट में लगता है, ठीक है। क्लियर है? कब लगता है मैंने बताया, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगता है, इसको समझने के लिए बस एक ही चीज जाने, देश में जब कभी फाइनेंशियल थ्रेट आएगा, जब कभी भी कोई आर्थिक संकट आएगा, जैसे श्रीलंका में आर्थिक संकट आया था, जैसे ग्रीस में आर्थिक संकट आया था कि उनका इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया, देश का पूरा इकोनॉमी हिल गया कि उनके पास पेपर प्रोड्यूस करने तक भी पैसे नहीं थे, जैसे श्रीलंका में हुआ था। और वैसे ही सिचुएशन अगर किसी भी देश में आता है तो वहां फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, और इंडिया में अगर ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा फाइनेंशियल थ्रेट आया तो बनेगा और तब लगेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी सर आज तक इंडिया का इतिहास में आजाद होने के बाद सिर्फ एक ही बार लगा है, और सर वो एक बार कब लगा था? 1975 में लगा था। अभी कदर आ रहा है 1971 रिलेटेड मूवी, तो 1971 रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? करेक्ट, इंदिरा गांधी। तो उसी रिलेटेड तब भी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंदिरा गांधी थे, और इनके काम के वजह से आज भी कांग्रेस को ये चीज सुनना पड़ता है कि देश में इमरजेंसी लगाने वाले कांग्रेस ही थे, और उसके वजह से बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा, जुल्म सहना पड़ा, और उनको संकट से गुजरना पड़ा। तो कांग्रेस आज तक ये ताना सुनता है कि कांग्रेस शासन में 1975 में इमरजेंसी लगा था, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो आज तक नेशनल इमरजेंसी सिर्फ एक ही बार लगा है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल तो इतना बार लगाए कि मतलब इसको गिनती में रखना कोई मैटर करता ही नहीं। जो स्टेट में
इफेक्ट होता है, जो स्टेट में कोई डिस्टर्बेंस होता है और वहां का स्टेट गवर्नमेंट संभाल नहीं पाता है तो फट से प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग जाता है। दूसरा चीज, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगा है, ये नंबर भी जान लें कि देश में आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है। थैंक गॉड, अभी तक लगे भी ना, अगर लग गया देन दिक्कत शुरू हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक चीज पता चल गया। हाँ, एक और एक चीज इंटरेस्टिंग वाला जान ले कि संविधान में आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में लिखा है, 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में लिखा है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिखा है। इन तीनों का आर्टिकल 352, फिर 4 ऐड कर देना 56, फिर 4 ऐड कर देना 60, तो 352, 356 और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, इन तीनों इमरजेंसी के बारे में संविधान में लिखा है। अब आते हैं पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं और वो टोटल हमें 2 पॉइंट्स एक क्वेश्चन में लिखने होते हैं। सेफली आप अगर 3 पॉइंट लिख लो तो भी बेटर है, मगर कम से कम 2 पॉइंट लिखना, 2 सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन करना है। और ये 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर लें कि वो सिविक्स से आएगा। तो 2025 में वो 2 क्वेश्चन कौन सा था एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पहला बिट है, मेंशन एनी 2 पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रेफरेंस टू दी कैबिनेट। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे ये बोला है कि प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड वो पावर बताओ जो कैबिनेट के रिलेटेड वो एंजॉय करते हैं। मतलब हमने कैबिनेट का वर्ड ये नाम सुना था ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। तो उन्हीं कैबिनेट मतलब कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं उनके रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर क्या पावर एंजॉय करता है। तो एकदम ईजी है, देख लेते हैं। सबसे पहला तो जब कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीटिंग्स होता है तो उसको प्रिसाइड्स करने वाले, प्रिसाइड मतलब उस मीटिंग को चेयर करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक तरीके से कैबिनेट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, तो एक मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, किसी को भी एलोकेट कर सकते हैं और रीशफल कर सकते हैं। क्या एलोकेट करेंगे, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, तो किन्हीं को भी वो मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं कि ये इंसान ये मिनिस्ट्री संभालेगा। अगर उनको ठीक नहीं लगा तो वो मिनिस्ट्री उस इंसान से छीन के किसी दूसरे इंसान को भी दे सकते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर अलॉट्स पोर्टफोलियोज टू वेरियस मिनिस्टर एंड ऑन द अदर हैंड ही आल्सो रीशफल्स द पोर्टफोलियोज टाइम टू टाइम। क्लियर है, 2 पॉइंट मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 लाइन का एक पैराग्राफ दिया है, उस 4 लाइन का पैराग्राफ में यहाँ पे नीचे उनका छोटा सा सबहेडिंग दिया है, द नीड फॉर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, UNODC ने ये लिखा है। ठीक है, तो एक बार इसमें एक चीज पता चल रहा है कि हमारा टॉपिक जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हमें क्या मांगा है, फ्रॉम द पैसेज डिड्यूस एंड मेंशन एनी 2 वेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो यहां पे वो कह रहा है कि हमें या फिर जुडिशियरी को इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन कैसे देता है, कोई भी 2 तरीका बताओ। तरीके तो बहुत हैं मगर हम यहां पे सिर्फ आज 2 तरीका जानेंगे कि जो न्यायालय है जब भी वो फैसला करें तो वो किसी दबाव में आके ना करें। कहानी में एक चीज जानना कि जुडिशरी को इतना इंपॉर्टेंट काम दिया है कि वो एक साथ इन दोनों को संभाले, लेजिस्लेटिव को भी एग्जीक्यूटिव को भी। तो जब इतना काम है उनको संभालना है प्लस लोगों को न्याय भी देना है तो इनको इंडिपेंडेंट काम करवाना या फिर इनका आज़ाद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आज़ाद नहीं रहेंगे तो अपना काम ठीक से नहीं हो पाएगा, देश में इंसाफ नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो वो 2 पॉइंट क्या है, एक है उनका टेन्योर रिलेटेड। टेन्योर रिलेटेड मतलब उनका नौकरी का या उनका जब भी वो उस पद में बैठे वो कितना समय तक वो रह पाएंगे। जैसे नौकरी में डर रहता है ना कि क्या यार मुझे कोई निकाल तो नहीं देगा अगर मैं उनका बात नहीं मानूंगा। तो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है ना कि अगर पुलिस वाले लोग को धमकी दिया जाता है कि नेता लोग धमकी देते हैं हम तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे ये शहर वो शहर ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि इनका जो कार्यकाल है, इनका जो टेन्योर है वो सिक्योर है कि नहीं। तो वो सिक्योरिटी कैसे दिया जाता है, वो ऐसे दिया जाता है कि इनको जब कभी भी रिमूव किया जाएगा, किनको, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, तो उनके कुछ ग्राउंड्स हैं। ग्राउंड्स है मतलब कुछ उनका नियम रखा गया है कि इन्हीं आधार पे ही आप निकाल सकते हैं, अपने मनमानी से नहीं। उसके साथ साथ इनको निकालने का बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर भी है। मतलब इनका पूरा निकालने का, अगर कोई भी जज को निकालना है, इम्पीच करना है अगर, तो उसका ग्राउंड्स और प्रोसीजर क्लियरली लिखा गया है। इसके अलावा या इसके कोई भी दूसरा रीजन से आप उनको निकाल नहीं सकते। और यही आपका सिक्योरिटी बनता है कि आपको निकालना आसान नहीं है। आपको अपने मनमर्जी से किसी भी चीज और कारण के लिए निकाल नहीं सकते और ये चीज देना बड़ा जरूरी है। नहीं तो उनको जज लोग डर डर के काम करेंगे। कोई भी मिनिस्टर्स या मंत्री या किसी के खिलाफ काम एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि ये लोग तो हमारे माँ बाप हैं, ये लोग हमें कभी भी निकाल सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। समझ में आया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कैसे इनको मिलता है। दूसरा यहां पे उनका बात होता है सैलरी।
भाई ये चीज अगर समझना है, ये 2 पॉइंट को समझना है, तो किसी भी इंडिया के प्राइवेट स्कूल में जाके टीचर का हाल देख लेना। उनका हाल वैसा ही होता है जैसा कि किसी मजदूर का। ना वो अपने तरीके से अपना टेन्योर को बचाने के लिए हमेशा जी हुजूरी करेंगे, जो भी हेड बोलेंगे, जो भी वहाँ के कमेटी लोग बोलेंगे वही काम करेंगे, जो प्रिंसिपल बोला वही बात मानेंगे, क्योंकि उनका सिक्योरिटी है ही नहीं। उन लोग जॉब बचाने के चक्कर में जी हुजूरी करते रहते हैं, जिंदगी झंड। उसी हिसाब से उनका सैलरी भी तो वहीं से रोक देगा। अगर आपका बॉस आपको पसंद नहीं है मगर सैलरी भी तो वहीं से आ रहा है, तो उसके खिलाफ में आप कुछ बोलोगे नहीं। कॉर्पोरेट पार्टीज में कितना गंदा से गंदा जोक होगा तो भी कैसे ठहाके मार मार के लोग हंसते हैं। आपको क्या लगता है स्टैंड अप कॉमेडियन है? नहीं, सैलरी वही देगा। तो उसके गंदे जोक पे पेट फुला के अगर नहीं हंसे तो रॉन्ग इंप्रेशन। बुट लिकिंग गूगल करना मस्त टर्म है, वैसे करना पड़ता है। बट जजेस लोग बिल्कुल नहीं। इनका सैलरी आता कहां से है? इनका सैलरी आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये इतना समझना कि इनका जो सैलरी आता है वो एक जगह में रखा गया एक फंड है, एक छोटा सा गुल्लक है मान लो, वो उस गुल्लक को कोई भी टच नहीं कर सकता। लेजिस्लेटिव वाले उसको टच नहीं कर सकते, इस पे वो वोट नहीं कर सकते। मतलब आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक चीज कर सकते हो, लेजिस्लेटिव एक चीज कर सकता है, उसको सिर्फ डिस्कस कर सकता है। तो डिस्कस करने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा, जितना डिस्कस करना है करो, मगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से सैलरी जजेस लोग को मिलता है। और जजेस लोग अपना सैलरी, अपना पेट भरने के लिए किसी के सामने झुकते नहीं। इसीलिए आप यूट्यूब में देख लेना, शॉर्ट्स में देख लो, कहीं भी देख लो, जजेस लोग हमेशा ताव पे रहते हैं। ताव पे क्यों रहते हैं? क्योंकि इतना इंडिपेंडेंस उनको दिया गया। अगर इतना इंडिपेंडेंस नहीं दिया होता देश में तो कभी लालू प्रसाद या इतने बड़े बड़े जो भी हैं, कोई आसाराम बापू है, कोई बड़े बड़े नेता हैं, कोई बड़े बड़े बाबा है, कोई संत हैं, कोई महात्मा है, कोई क्या है, जो लोग भी क्राइम किए हैं उनको सजा कभी नहीं मिलता। इतने बड़े बड़े घोटाले भी होते हैं, उन घोटाले का पर्दाफाश करके जो न्यायपालिका है, जो न्याय दिला सकता है, वो इसी इंडिपेंडेंस के बेस पे ही देश में जुडिशरी लोग जस्टिस डिलीवर करते हैं। अगर ये 2 चीज़ आप इनसे छीन लो तो लालू प्रसाद कभी जेल जाते ही नहीं। आई होप अभी जो कुछ भी जितना भी आप यहाँ इस क्लास में अभी तक पढ़े हो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, एंड अपने दोस्तों को या किसी जान पहचान वाले को जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर कुछ डाउट भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट भी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन ए में सिविक्स का 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन में से कोई भी हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। पर जबकि हम 2025 का डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों डिस्कस करेंगे और जान लेंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है और कैसा आता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मेंशन एनी 3 circumstances under which the parliament can make law on subject on in the state list। एकदम शॉर्ट में फटाफट इसको जान लेते हैं कि यहाँ पे जो पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स का डिवीजन हो रखा है। मतलब कि 3 लिस्ट होते हैं। 3 लिस्ट का नाम क्या है? एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। अब ये 3 लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट पे नियम बनाने का जो हक है वो अलग अलग गवर्नमेंट को है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं मान लो लोग पार्लियामेंट में जो बैठ रहे हैं तो उनको हक है कि सेंटर लिस्ट पे जो जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पे ही नियम बनाएंगे। यहां तक क्लियर है? तो उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे नियम है कि वो लोग स्टेट लिस्ट से बनाएंगे। अब कंकरेंट पे क्या है? कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, या तो स्टेट बनाएगा या तो सेंटर बनाएगा। इसमें यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किन किन कंडीशन पे सेंटर या फिर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे नियम बना सकता है। बताओ, ऐसा भी बात है कि सर आपने जब पार्लियामेंट, जब सम कॉन्स्टिट्यूशन तो सर अगर पावर्स डिवाइड कर दिया है तो फिर क्यों ऐसा करता है कि पार्लियामेंट को वो पावर दे रहा है कि आप स्टेट लिस्ट पे जाके नियम बनाओ? ऐसा पावर है क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन के लिए रखा गया है। होते हैं सबसे पहला बिट नंबर 1, देश में कभी भी अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है तो देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगा है और पार्लियामेंट को ऐसा लगे कि हमें स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट के ऊपर नियम बनाना है तो वो बना सकता है। दूसरा सिचुएशन में कैसे? अगर मान लेते हैं राज्यसभा ने 2/3 मेजोरिटी के साथ ये डिसाइड किया कि कोई भी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में है वो कोई नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है, कोई भी नेशनल लेवल पे वो जरूरी है, तब जाके पार्लियामेंट करेगा। लोकसभा का मनमानी से नहीं, वो राज्यसभा के परमिशन से ही होगा। तीसरा, जब कभी भी 2 या ज्यादा 2 और 3 या फिर मोर अगर स्टेट्स लोग ऐसा रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को और ऐसा जरूरी उन्हें लगे कि सेंटर या पार्लियामेंट हमें नियम बनाए हमारे सब्जेक्ट्स पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, एक स्टेट नहीं 2 या ज्यादा कुछ स्टेट्स अगर ऐसे डिसाइड किए कि सेंटर को नियम बनाना चाहिए, तब इस केस में पार्लियामेंट के पास पावर रहेगा कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाए। बता दूंगा। तो यहां पे एक लिखा है क्वेश्चन आर के ऊपर में लिखना है। दूसरा है हमारा कोरम, एकदम स्पीड में करेंगे इसको ताकि हमें समझ में आ जाए। और एक है नो कॉन्फिडेंस मोशन
ठीक है, इसके बारे में दो पॉइंट जान जाएंगे। व्हाट इज क्वेश्चन आर? क्वेश्चन आर मैंने जैसे आपको बताया था कि दिन में एक दिन का जो मीटिंग होता है वो 2 सीटिंग में डिवाइड होता है। एक सुबह का सीटिंग जो कि 11 से 1 बजे तक होता है, और दूसरा होता है आप पोस्ट लंच का सीटिंग जो कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। अब ये जो 2 सीटिंग होता है, उस 2 सीटिंग का जो पहला आवर होता है दैट इज 11 से 12, वो 11 से 12 हमें सवाल पूछने के लिए रखा गया है, ताकि जो अभी मिनिस्टर लोग हैं उनसे सवाल पूछा जाए, और यही डेमोक्रेसी का बुनियाद है। तो यहाँ पे देखो, तो पहला 1 घंटा हमारा रखा गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, और क्वेश्चन जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, एक होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। 3 चीज जान लेना, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा। क्या स्टार्ट क्वेश्चन मतलब अगर आपको ओरल जवाब चाहिए तो स्टार्ट क्वेश्चन के कैटेगरी में वो आएगा, अगर आपको रिटर्न जवाब चाहिए तो अनस्टार्ट के कैटेगरी में वो क्वेश्चन आएगा जहां पे उसका रिप्लाई जो है रिटर्न में चाहिए। शॉर्ट नोटिस में हमारा ओरल आंसर होता है, बट 10 दिन का नोटिस के अंदर, मतलब 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, और उसके अलावा अगर हम कम दिन का भी नोटिस दिए और वो मैटर पब्लिकली अर्जेंट है, कुछ अर्जेंट सवाल पूछना है, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उस मिनिस्टर को कुछ सवाल पूछना है, या कुछ कैलेमिटीज हो गया या कुछ इमरजेंसी आ गया जो वहां पे सवाल उस मिनिस्टर को पूछना ही पूछना है, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के जरिए हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं। इसमें सवाल पूछना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, इसीलिए कहते हैं वी शुड ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन टू द पर्सन इन द पावर या टू द गवर्नमेंट इन पावर। गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे तो ही हमारा डेमोक्रेसी बुनियाद होगा, मगर कुछ लोग सवाल पूछने को ही एंटी इंडिया नैरेटिव देना चालू कर देते हैं। तो प्लीज आप इस चीज को जानिए कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हमें सवाल पूछना है। इतना अधिकार पार्लियामेंट में भी दिया गया है कि जो मिनिस्टर्स लोग हैं उन्हें हम 3 प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। तो यह है क्वेश्चन आर का 2 पॉइंट हमें मिल गया। नेक्स्ट कोरम, इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, एक बार स्पीड में इसको रिवीजन कर देते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। क्लियर है? कितना होता है ये सर? ये होता है 1/10। बहुत बढ़िया। लोकसभा का कितना होता है सर? लोकसभा का 1/10 दैट इज 55। राज्यसभा का कितना होता है सर? राज्यसभा का 1/10 दैट इज 25। अगर ये दोनों नहीं हो तो क्या हो? तो ये दोनों नहीं होने से एडजर्नमेंट हो जाता है। एडजर्नमेंट करता कौन है? एडजर्नमेंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? लोकसभा में रहता है स्पीकर, और राज्यसभा में रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिनको चेयरमैन भी कहा जाता है। क्लियर? समझ आ गया? 2 पॉइंट मिल गया, मोर देन एनफ। आगे बढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ला सकते हैं। संविधान में आप जब वहां पे खोल के देखोगे तो संविधान में आर्टिकल 75 में यहां पे क्लियरली लिखा है क्या कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कौन सा आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 75। उसका मतलब क्या है कि अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस इनसे चला जाए, लोकसभा का कॉन्फिडेंस इनसे चला जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो सर आप बोलोगे कॉन्फिडेंस मतलब तो सर भरोसा, इसका मतलब सब मेंबर लोग अगर लोकसभा के डिसाइड कर दिए, आई एम सॉरी एक कॉल आ गया था, तो इसका मतलब मैं कह रहा था कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर अगर लोकसभा के बाकी मेंबर जो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं है वो लोग डिसाइड अगर कर दिए कि हमें इनको निकालना है तो क्या निकाल देंगे? नहीं, उसमें एक कैच है, एक टेक्निकल वर्ड है, वो क्या है? मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस। मतलब जब तक आपके पास बहुमत है, जब तक आपके पास लोकसभा में बहुमत है, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर्स एंजॉय करते रहेंगे, अपना पद एंजॉय करते रहेंगे। जिस दिन उनका कॉन्फिडेंस गया, किसका कॉन्फिडेंस? मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? एक एक्स्ट्रा चीज और क्या जान ले कि सर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर रहता है। क्लियर है? एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये 3 चीज आपका क्लियर हो गया होगा। आपको एक एक पॉइंट लिखना है, मैंने आपको 2-2, 3-3 पॉइंट बता दिया, इसमें से कोई भी आप अगर एक पॉइंट लिख सकते हैं 3 मार्क आपको वैसे भी मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे में क्या लिखा है? व्हेन कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हेन कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड। लोकसभा का टर्म कब एक्सटेंड हो सकता है? लोकसभा का टर्म एक्सटेंड हो सकता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है। ये पॉइंट आप याद रखें। याद है जब कभी भी होगा तो लोकसभा का टर्म 1 साल पे इंक्रीज हो जाएगा। क्या बात है? मतलब 1 साल तक इंक्रीज होता रहेगा। जी हाँ, एक साल तक इंक्रीज होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक उनको सही लगे। तो ये हर 6 महीना के अंदर ये लोग रिव्यू करेंगे, हर 6 महीना के अंदर ये लोग बात करेंगे, और ये अनलिमिटेड टाइम तक ये लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर देश में इनको पता चल गया कि सर अब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या करेंगे? तो नेशनल इमरजेंसी जब एक्सटेंड खत्म हो चुका है उसके बाद 6 महीना तक सिर्फ एक्सटेंड हो पाएगा, उससे बियॉन्ड नहीं। मतलब अगर मान लीजिए कि एक डेट है जनवरी में मान लीजिए अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित हुआ कि वो खत्म हो चुका है, तो उस दिन से लेकर 6 महीना तक सिर्फ एक्सटेंड हो सकता है, उसके अलावा और नहीं। सो आई होप यू गॉट द आंसर कि लोकसभा टर्म और द टर्म ऑफ लोकसभा कैन ओनली बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। द एक्स्ट्रा टर्म और द एडिशनल टर्म व्हिच लोकसभा गेट्स इज दैट इज बाय 1 ईयर, और द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंशन इन 3 पावर्स ऑफ द लोकसभा व्हिच शोस इट्स सुपीरियरिटी ओवर राज्यसभा। एकदम इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं कि इसका मतलब कह रहा है कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर कब आता है? राज्यसभा की कंपैरेटिवली। मैंने थोड़ा ग्रेटर साइन दे दिया है, बट एडजस्ट थोड़ा सा साइन एंड सिंबल्स में पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, तो मैंने दे दिया है। ठीक है, तो लोकसभा कब ज्यादा पावरफुल होता है? हमें कितना सिचुएशन लिखना है? हमें यहाँ 3 सिचुएशन लिखना है। 3 ही तो लिखना है, कहाँ गया? 3 लिखना है। 3 सिचुएशन या 3 पावर्स लिखना है। तो एकदम इजी। सबसे पहले हम लिखते हैं मनी बिल रिलेटेड। हमने तो ये चीज पढ़ा भी है,
और ये मैंने आपको बताया भी है, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर में मैंने वीडियोस बना रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट एक बार हिस्ट्री सिविक्स का चेक कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल में बताया गया था। तो वापस पढ़ते हैं, जब कभी भी मनी बिल आता है तो हमें पता है मनी बिल कैन ओनली बी पास्ड इन लोकसभा विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा मनी बिल कैन नॉट बी पास्ड इन राज्यसभा, ये चीज हमें तो पता है। दूसरा चीज हमें क्या पता चला कि सर अभी तो हमने पढ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, कहीं और नहीं, दूसरा जगह में नहीं। फिर जॉइंट सिटिंग होता है, जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग में हमेशा लोकसभा एडवांटेज में रहता है। मैंने आपको कहा ना कि मैंने वो वीडियोस बना रखा है, डिटेल में पूरा समझाया कि कैसे ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड लोकसभा को हमेशा ज्यादा पावर दिया गया है, जानबूझ के संविधान में रखा गया है ताकि इंडिया में नियम कानून और बिल्स पास होते रहे, तो जानबूझ के थोड़ा सा एडिशनल पावर दिया गया है। उसका मतलब क्या है कि जब कभी भी ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड बात आएगा तो इतना समझना कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, अगर ऐसा कहीं लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूं, अगर हमें न्यूमेरिटिकली बताना पड़े कि दोनों के पास कितना पावर है तो हमेशा लिखना 51:49, मतलब थोड़ा सा ज्यादा पावर हमने लोकसभा को दे रखा है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। वो इसीलिए ताकि बिल बनता रहे, पास होता रहे, ऑर्डिनरी बिल है, ज्यादा कुछ आता जाता है नहीं। तो ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड जॉइंट सिटिंग जब कभी भी होता है तब लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है। थोड़ा सा एडिशनली जान लेते हैं कि जॉइंट सिटिंग कब होता है, जब कभी भी वहां पे डेडलॉक होता है, जब कभी भी ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड डेडलॉक होता है। और डेडलॉक कैसे होता है वीडियो में चेक कर लीजिएगा। और डेडलॉक जब कभी भी होता है तब हमारा बैठता है जॉइंट सिटिंग, और जब भी जॉइंट सिटिंग बैठेगा लोकसभा हमेशा एडवांटेज पोजीशन में रहेगा। क्लियर है? सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड। यहाँ पे भी 3 बिट है, 3 मार्क्स के। तो देखते हैं पहला बिट क्या कह रहा है जो 3 मार्क्स का है। यहाँ पे हमें पूछा है एक्सप्लेन द इंपीचमेंट प्रोसेस थ्रू व्हिच द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम पावर, मतलब कि प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट का प्रोसेस वो हो जाए। तो एक बार फटाक से इसको बता देते हैं कि प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, प्रेसिडेंट को अगर इंपीच करना है, अपने जगह से रिमूव करना है तो क्या है। तो इसको ध्यान से समझिए, एकदम इजी है, एकदम इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपको एक चीज जानना है कि प्रेसिडेंट को एम रिमूव नहीं कर सकते आप, उनका कोई एक ग्राउंड या फिर एक कारण होगा, और यही कारण होगा तभी रिमूव कर सकते हैं। वो कारण क्या है, वो कारण है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब कभी भी संविधान का वायलेशन होगा तभी हम प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे है, उसके बाद अगर ये ग्राउंड मिल गया, मतलब ये अगर कारण मिल गया, ऐसा कोई भी अगर पता चल गया, तब हमारा सबसे पहला चीज होता है इस मोशन को स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के लिए दोनों में से कोई भी घर में इस मोशन को स्टार्ट हो सकता है। हमें तो पता है पार्लियामेंट 3 यूनिट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर इंपीच करना है तो लोकसभा राज्यसभा के पास बराबरी को स्टार्ट करने का पावर दोनों को दिया गया है। मतलब इट कैन बी स्टार्ट आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा, दोनों में आइदर और चलता है, कोई भी एक घर में ये स्टार्ट हो सकता है। एक बार जब ये स्टार्ट हो गया, जब कभी मान लो कोई भी घर में चार्जेस को साइन किया जाएगा, मतलब कम से कम आपके उस घर के 1/4 मेंबर्स जो होंगे वो लोग इस चीज से अग्री करने चाहिए। मतलब अगर मान लेते हैं राज्यसभा में ये स्टार्ट हुआ तो उसके 1/4 मेंबर उस चार्जेस पे साइन करेंगे, उस पे अपना सहमति देंगे कि हाँ हम भी सहमत हैं। कितने? कम से कम 1/4। अगर कम से कम 1/4 नहीं हुआ तो इंपीचमेंट प्रोसेस वहीं बंद। अगर 1/4 मिल गया देन क्या होता है, जैसे ही 1/4 का मिल गया मतलब ये चीज को अग्री किया जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि प्रेसिडेंट बाबू या अभी द्रौपदी मुर्मू जैसे हैं प्रेसिडेंट मैम, आपके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 14 डेज एडवांस नोटिस मिलेगा ताकि उनको ये चीज पता चले। ये ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में हम तो राज्यसभा से पास किए थे कि मान लो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो राज्यसभा में 1/4 लोग साइन किए, उसके बाद 14 दिन का नोटिस जाएगा किसको? प्रेसिडेंट महोदय को या फिर प्रेसिडेंट मैम को। उसके बाद में प्रेसिडेंट जी के पास यहाँ पे चला गया, उसके पास में फाइनल जब यहाँ पे वोट किया जाएगा, उस वोट को अगर 2/3 मेंबर्स लोग पास कर देते हैं, इनका एक अलग मेजॉरिटी काउंट होता है, वो हम किसी और वीडियो में जानेंगे। बट अगर 2/3 के साथ वो घर पे उस बिल को उस मोशन को अगर पास कर देते हैं देन एक घर से ये पास हो गया, हम मान लेंगे। अब ये कहां जाएगा? अब ये जाएगा दूसरा घर में। दूसरा घर मतलब लोकसभा, और वहां पे भी ये चार्ज और साइन नहीं होगा, वहां पे डायरेक्ट 2/3 का वोटिंग अगर उनको उस घर से भी मिल गया तब हम मानते हैं कि प्रेसिडेंट अपने पोस्ट से रिमूव है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसा है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को इंपीच करने का, प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट से निकालने का जो प्रोसेस है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे आप अपना मैसेज कर देना, आई विल क्लियर इट। तो यहाँ पे समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। 3 पावर बताओ, मेंशन एनी 3 पावर्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन हिज और हर रोल एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। धैर्य रख के समझ लो, वाइस प्रेसिडेंट का जीवन काल में बस 2 ही रोल होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का 2 ही रोल है और वो 2 रोल एज एन एक्स्ट्रा है। क्या एज एन एक्स्ट्रा है? इसका मेन काम है जब कभी भी प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाए तो इस वैक्यूम को फिल करना उनका काम है। उस वैक्यूम को फिल करना वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिल करना मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करना, एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे तो प्रेसिडेंट टाइप वाले सुख सुविधाएं और सैलरी और अलाउंसेस और सारा बेनिफिट लेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आता है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट ठीक ठाक है और वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बनना है, तो इन द मीन टाइम वो चेयरमैन का रोल करते हैं।
चेयरमैन कहाँ के? हमारे राज्यसभा का। हमें तो पता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मतलब क्या होता है कि राज्यसभा में चेयरमैन वही बनेगा जो पहले से कोई ऑफिस होल्ड करता हो। देश का जो भी वाइस प्रेसिडेंट होंगे तब वो ऑटोमेटिक उनको राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाएगा। कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है जैसा स्पीकर का होता है लोकसभा में। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पे ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का इन चेयरमैन रिलेटेड पावर बताओ। देखो ये तीन पावर ही कहा गया ना, हाँ 3 पावर्स। ये 3 पावर्स तो वैसा ही होगा जैसा कि लोकसभा में स्पीकर का होता है। तो इतना क्या सोचना, जो भी लोकसभा का स्पीकर का आप पावर पढ़े हो वही वाला 3 तो यहां पे चिपका दो। पावर्स यहां पे क्या है कि ये ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करेंगे। वहां पे स्पीकर भी करता है लोकसभा में, यहां पे चेयरमैन भी राज्यसभा में करेंगे। ही मेंटेन्स द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस। सेकंड, कास्टिंग वोट, कि जब कभी भी टाई हो जाता है घर के अंदर ही, इन केस ऑफ अ टाई और इन केस ऑफ अ डेडलॉक विद इन द हाउस, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंजॉयज अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट में वो डिसीजन लिया जाता है कि यस या नो करा जाएगा, और वो तभी होता है जब घर में टाई हो तब, वरना नहीं। स्पीकर को भी मिलता है लोकसभा में, राज्यसभा में चेयरमैन को भी मिलता है। और तीसरा यहां पे क्या करेंगे, वो टाइम अलॉट करते हैं। वो टाइम अलॉट करते हैं इनको, मेंबर्स को। किस चीज का टाइम अलॉट करते हैं? फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करने का, अपना सामने रखने का बात। दूसरा और एक चीज एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं, वो यहां पे लोगों को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंड भी करने का पावर है अगर वहां पे उनके ज्यादा उल्लंघन हो रहा है या इंडिसिप्लिन हो रहा है तो हमें 3 लिखना था, मैंने आपको 4 लिखा दिया। इसके जैसे और भी फंक्शन है, अब वो भी फंक्शन और सारा पढ़ लेना। आई होप इट इज क्लियर। विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन एनी 2 फाइनेंशियल पावर और एनी 2 एग्जीक्यूटिव पावर। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम इजी है। तो इसको मैं यहाँ पे साइड पे ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ कि प्रेसिडेंट का हमें 2 पावर्स लिखना है। ये सब तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का 2 पावर हमें लिखना है। 2 पावर क्या? एक यहाँ पे बोला गया है एक एग्जीक्यूटिव पावर और एक लिखा है फाइनेंशियल पावर। मतलब फाइनेंस रिलेटेड उनका क्या पावर है और एग्जीक्यूटिव रिलेटेड इनका क्या पावर है। एकदम इजी। एग्जीक्यूटिव रिलेटेड कितना पावर लिखना है? 2। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, या फिर यहां पे लिख देना ही आल्सो अपॉइंट कैग। कैग कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो इंडिया में इतने बड़े बड़े घोटाले पकड़ते हैं कौन पकड़ता है? कैग। तो कैग को जो उनका हेड होता है उनको अपॉइंट करता है। कैग का हेड मतलब क्या? वो एक ही जन का पोस्ट होता है और उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद में अगर मान लो यूपीएससी का चेयरमैन हो गया या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड हो गए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ये सबको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये होता है उनका एग्जीक्यूटिव पावर। हाँ, एक और एक एग्जीक्यूटिव पावर एक्स्ट्रा जान लो कि जो भी यूनियन टेरिटरी होता है उस यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए एक पोस्ट चाहिए होता है, उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। इस एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो हम क्या तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर यूनियन टेरिटरी वाया एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। क्लियर है? ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं मनी बिल। मनी बिल मैंने क्या बोला था कि मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विथ या ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक परमिशन नहीं देगा लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इसको लिख लो, नोटबुक में अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन गारंटी यहां से आता है, हर बार आता है, फेमस क्वेश्चन है। एक चीज हो गया। उसके बाद में यहां पे हम लोग का फाइनेंस कमीशन बनता है हर 5 साल के लिए। हर 5 साल के लिए जो फाइनेंस कमीशन बनता है उस फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन फॉर 5 इयर्स। और फाइनेंस कमीशन का काम क्या है इतना डिटेल में आपको पूछेंगे नहीं, बट मैं बता दे रहा हूं। फाइनेंस कमीशन का काम बस इतना है कि देश को जितना पैसा मिला कितना सेंटर को दे कितना स्टेट को दे, तो पैसा बंटवारी का काम करता है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का उनका रिपोर्ट निकलता रहता है। 15 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन, 13 फाइनेंस कमीशन। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, देखना दुनिया भर की चीज लिखा है। उस पर भी अगर जानने का आपको इच्छा है तो कमेंट कर देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि फाइनेंस कमीशन कैसे पैसा बांटता है, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस कमीशन के पावर्स क्या होते हैं, क्या है। बट ये बियॉन्ड क्लास 10 है। अगर इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन पे डाल देना, आई विल सेंड इट।